एक कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजी। आई एम वेरी श्योर कि आपने इस कंपनी का नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। ये कंपनी मैक्सिमम टाइम हेडलाइन में ही रहती है। पहली बार जब ये कंपनी हेडलाइन में आई थी जब इसका आईपीओ आया था। आईपीओ आना और हेडलाइन में रहना वो अलग चीज़ है। एक्चुअल में जो इसका गेम हुआ था या फिर एक्चुअल जो जिस रीजन की वजह से हेडलाइन लाइट में आई थी वो था फर्स्ट इंडियन गेमिंग कंपनी जो लेकर आई थी। तो पहली बार तो इसलिए आई थी। उसके बाद दूसरी बार आई थी जब इसी कंपनी को जो इंडियन बिग बुल कहा जाता है जिन्हें राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर उनके पास इस कंपनी की होल्डिंग है ऑलमोस्ट 11% के आसपास। तो दूसरा रीजन। और तीसरी बार अब आ रहा है जब एक ब्रोकर है CLSA। आई एम श्योर अगर आप मार्केट में काम करते हो तो आप जानते हैं ग्लोबल लेवल पे एक ब्रोकर है CLSA। हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रोकर के पास होती है। और हर बार कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट के बाद या फिर बीच बीच में वो किसी भी कंपनी के शेयर के ऊपर अपना आउटलुक शेयर करते रहते हैं। तो इस बार भी उन्होंने अपना आउटलुक शेयर किया हुआ है नजारा के ऊपर। वहां से उन्हें लगता है कि ऑलमोस्ट जिस लेवल के आसपास शेयर है यहां से 41% यहां से क्रैश हो सकता है, क्रैक हो सकता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसलिए एज पर ये उनकी कमेंट्री निकल के आ रही है। ये न्यूज तो जरा से 1-2 हफ्ते पुरानी है लेकिन अभी भी इसका इंपैक्ट काफी है। इसलिए इस चीज को हम समझेंगे। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे अनबाइज्ड होकर करेंगे। ना ही CLSA की तरफ हमारा झुकाव है, ना ही कंपनी हमें बहुत अच्छी लगती है। इसलिए आपके सामने पूरी रिसर्च खोल के रख देंगे, बाकी डिसाइड आखिरी में आप ही करेंगे। सबसे पहले कंपनी को समझना शुरू करते हैं बेसिक वे में। इनकी जो जर्नी शुरू हुई थी 1999 से हुई थी। उस टाइम कंपनी जो फॉर्म हुई थी, फॉर्म्ड बाय विकास एंड नीतीश जी, इन दोनों के द्वारा हुई थी फॉर्म। उसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपने को एक्सपेंड करना शुरू किया एंड उसका 2007 से लेकर 2015 की अगर बात करें उसके बीच में कंपनी ने बिल्ट डिस्ट्रीब्यूशन पाइप अक्रॉस 64 कंट्रीज इन अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एंड एशिया। तो यहां से हमें एक समझ में आ रहा है कंपनी ने जो अपना एक्सपेंड करना शुरू किया सिर्फ नेशनल लेवल पे ही काम नहीं करती है, इंटरनेशनल भी काम करती है। उसका 15 खत्म हुआ एंड फिर उसके बाद चीजें निकल के 2020 और 2021 इस बार कंपनी का आईपीओ आ चुका है। एंड कंपनी किस फील्ड में काम करती है हम जानते हैं, एक ऑनलाइन बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म गेमिंग कंपनी है। इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं या फिर कंपनी का जो गेम है या फिर कंपनी के उन सेगमेंट के ऊपर जहां से कंपनी का रेवेन्यू निकल के आता है। सबसे जो मेन है जहां से कंपनी का रेवेन्यू निकल के आता है, पहला है गेमीफाइड। ये है जहां से 40% का रेवेन्यू निकल के आता है। और दूसरा है ई स्पोर्ट्स। इन दोनों को मिला दो 40-40 आता है, 80% रेवेन्यू यहीं से आता है। तो अगर इन दो सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा किया तो यहां से इनके रेवेन्यू अच्छे आएंगे, इनके नंबर्स अच्छे आएंगे। अगर यहाँ कुछ उठा पटक हुई तो डेफिनेटली हमें हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिप्स दिखाई पड़ेंगे। तो यहां समझते हैं गेमीफाइड को। गेमीफाइड में इसका क्या है कि इसमें जो टारगेट करते हैं चिल्ड्रन एज 2 to 6 ईयर के इनके टारगेट ऑडियंस है यहाँ पे अगर हम फोकस करें। उसके बाद इसमें जो रेवेन्यू आता है सब्सक्रिप्शन बेस पे आता है। और दूसरा जो है इनका ई स्पोर्ट्स, इसमें जो इनका रेवेन्यू निकल के आता है वो मीडिया राइट्स एंड ब्रांड स्पॉन्सरशिप पहला है और दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट थ्रू एड नेटवर्क्स एंड प्रोग्रामिंग, इन चीजों से इस दोनों फील्ड में रेवेन्यू निकल के आता है। बाकी जो और है जहां से 4% जो रेवेन्यू निकल के आता है प्रीमियम से आता है और बाकी कुछ और भी है टेलको सब्सक्रिप्शन और कुछ और भी आप यहाँ देख सकते हो चीजों को। तो मैक्सिमम जो इनके लिए मेजर इंपॉर्टेंट का कौन काम करती है, गेमिफाइड एंड ई स्पोर्ट्स। आप समझते हैं इसके बाद इंडस्ट्री को यानी गेमिंग इंडस्ट्री को। अगर किसी भी कंपनी के जिस सेगमेंट को बिलोंग करता है, अगर इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही है फिर चाहे कंपनी कितनी अच्छी हो, कहां से रेवेन्यू आएगी आप यहां समझ सकते हो या फिर उसकी ग्रोथ कहां रह जाएगी। सबसे पहले समझते हैं इसकी जो गेमिंग इंडस्ट्री है ग्लोबल लेवल पे कैसा काम कर रही है। हम यहां समझते हैं ग्लोबल लेवल पे इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है। ये है गेमिंग के बाद जो दिखाई दे रहा है ये है मूवीज और उसके जो आखिरी में दिखाई दे रहा है आपको म्यूजिक। इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर 17 से लेकर 20 के बीच में जो गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है वो 10.7% CAGR से बढ़ रही है। आप यहां देख पाएंगे पूरा एक चीजें आपको क्लियर हो रही है। बाकी मूवीज किस हिसाब से बढ़ रही है वो ये है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ग्लोबल लेवल पे ना मूवीज एंड म्यूजिक इंडस्ट्री से तेज अगर कोई बढ़ रहा है वो है गेमिंग इंडस्ट्री। ये आपको सामने क्लियरली डेटा के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो ग्लोबल लेवल पे हो गया। अब हम बात करते हैं इंडिया के लेवल पे। इंडिया में एक चीज है बॉलीवुड। अब बॉलीवुड से इसको कंपेयर करते हैं कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो कैसे बढ़ रही है। ये है 16 से लेकर 20 तक का डेटा आपके सामने। तो जो बॉलीवुड है यहां से आपको यहां देख पाएंगे गेमिंग इंडस्ट्री 25% ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। आप यहां देख पाएंगे जो बड़े बड़े बार हैं ये सारे बॉलीवुड के हैं। यानी यहां पर जो ज्यादा फेमस है, ज्यादा फोकस पे रहता है वो है बॉलीवुड। और गेमिंग इंडस्ट्री आपको छोटे छोटे बार दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखिए वो किस हिसाब से बढ़ रही है, 28.9 CAGR से बढ़ रही है अभी तक। उसका काफी ये भी इसका काफी आधा है, आप यहां देख पाएंगे। ये तो रही अभी तक की बात 20 तक। आगे क्या हो सकता है, अब यहां से जो एस्टिमेशन हो रही है, फोकस किया जा रहा है 20 से लेकर आगे का 23 तक का।
वहां से इस इंडस्ट्री में कुछ फोकस शिफ्ट होता दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ एस्टिमेशन के बेसिस पे है जो एनालिसिस कर रखे हैं। तो यहां से 32% की CAGR से ये चीज आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है, ये आप देख सकते हो। नाउ दिस गेमिंग बार ब्लू लाइन आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है, एंड दीज आर बॉलीवुड। तो आप इस चीज से समझ पा रहे हो कि अब आगे इस इंडस्ट्री में ऐसा जो एनालिस्ट की अगर रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो यहां से कुछ इसमें जंप देखा जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ जैसे हम सोच रहे तो डेफिनेटली इनके प्लेयर को आने वाले टाइम में कुछ बेनिफिट हो सकता है। आपके सामने दोनों सिनेरियो आ चुके हैं, एक आ चुका है ग्लोबल लेवल पे और एक आ चुका है इंडिया लेवल पे। जरा इस स्लाइड के ऊपर फोकस कीजिएगा। आपके सामने पहला जो पॉइंट है पर कैपिटल इनकम ग्रोथ, ये हमें क्या बता रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये किस तरह से रहा अभी तक, आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यूएस के ग्लोबल के अगर बात करें, ग्लोबल लेवल पे ये 15 से लेकर 20 के बीच में 3.5% के हिसाब से बढ़ रहा है पर कैपिटल इनकम की अगर बात करें। अगर इंडिया की हम बात करें 15 से लेकर 20 के बीच में ये 11% के हिसाब से बढ़ रहा है। ये तो एक चीज हमारे सामने क्लियर हो गई। प्लस हम ये भी जानते हैं जो इंडिया है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ये तो हम जानते हैं इकोनॉमिक कंपनी है। चलिए एक कंपनी एक कंट्री है, यहां तक समझ गए। अब अगर इनकम बढ़ेगी तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो यहां से एनालिसिस कर सकते हैं हम यहां से, ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है विथ इनकम विथ इंक्रीज इन गेमिंग स्पोर्ट। अगर इनकम ज्यादा होगी तो डेफिनेटली जो खर्चे होंगे स्पेंड वो भी कुछ चीजें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो इसलिए चीजें यहां से इस सेक्टर के लिए कुछ बेनिफिशियरी हो सकती है। पहला पॉइंट तो रहा है। दूसरा पॉइंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें स्मार्टफोन का यूजर जो पेनिट्रेशन हो रहा है किस लेवल से हो रहा है आप यहां देख सकते हो। ग्लोबली आपके किस लेवल से हो रहा है आप यहां देख सकते हो। ये 16, दिस वाज 16 एंड दिस वन इज 20, ये जो दूसरी है। और थर्ड बार है एक्सपेक्टेशन 23 के, ये है। तो वहां पे आप देख सकते हो। और इंडिया के अगर हम ऊपर फोकस करें तो यहां पर आपको 90% के हिसाब से पेनिट्रेट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारे वहां अभी भी बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, आप अगर जानते होंगे तो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं है, तो आने वाले टाइम में ये चीज आपको और भी ज्यादा अंडर पेनिट्रेशन जो है ये थोड़ा सा और भी ज्यादा आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकता है। तो दूसरे इस सेगमेंट के लिए अगर बात करें, इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। पहला पॉइंट तो हो गया इनकम ग्रोथ और दूसरा हो जाता है स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। आप समझते हैं जो मोबाइल में गेम खेलते हैं, नहीं मोबाइल गेमर के ऊपर बात करते हैं, आप यहां पे एक चीज देख पाएंगे, इंडियन गेमिंग मार्केट है, उसके बाद चाइना गेमिंग मार्केट एंड उसके बाद यूएस गेमिंग मार्केट। आप यहां फोकस कीजिए 2016 में, 2016 में ये जो ब्लू कलर है आप इसके ऊपर फोकस कीजिए हर चार्ट पे। ये है मोबाइल का डेटा, यानी किस तरह से चीजें आपको बदलते हुए दिखाई पड़ी। पहले 50% थे, उसके बाद 77 और एस्टिमेट किया जा रहा है 2023 तक एस्टिमेट किया जा रहा है 88, यानी चीजें आपको शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ रही है मोबाइल की तरफ। एक चीज इसी चीज को आप कंपेयर करेंगे तो बाकी चाइना का है एंड ये यूएस का है, वहां उस तरह से ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रही है जिस तरह से इंडिया में अभी है। ऐसा क्यों, जरा इस लाइन को आप पढ़िए आखिरी में। जो इंडियन जो गेमिंग मार्केट है ना अभी भी वहां पर है जहां चाइना आज से 8 से 10 साल पहले था। यानी कैसे एक अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर के लिए और इस इंडियन गेमिंग मार्केट के लिए, आप यहां से कुछ चीजें समझ पाएंगे। और हम अगर कंपेयर करें जो मोबाइल गेमिंग ग्रोथ रेट है वो कैसी रही है इंडिया और चाइना के बीच में, यहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2013 से लेकर 2020 के बीच में चाइना की अगर बात करें मोबाइल गेमिंग ग्रोथ रेट की, वो रहा 41%। अगर इंडिया के हम फोकस करें 2020 से 2023 तक की अगर हम बात करें 38% के CAGR से बढ़ सकती है, यानी छोटे टाइम फ्रेम में भी काफी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी शुरू से जो हम फनल बना के धीरे धीरे चीजों को क्लियर कर रहे हैं। अभी तक हमें इंडस्ट्री का ओवरव्यू मिल चुका है, अब चलते हैं वहीं से जहां से वीडियो शुरू होता है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि 41% यहां से और हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है या फिर क्रैश हो सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं इसके नंबर्स के ऊपर और फिर उसके बाद रीजन ढूंढते हैं। नंबर आपके सामने है जून के यानी Q1 के। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इसके सेल के ऊपर। सेल की अगर बात करें पिछले YOY बेसिस पे, वहां पर आपको 44% ऑलमोस्ट 45% की जंप दिखाई पड़ रही है। दिस इज गुड YOY बेसिस पे। नेक्स्ट फोकस करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर 119% की जंप दिखाई पड़ रही है अगेन YOY बेसिस पे। दिस इज ऑल्सो गुड। बात करें EBITDA के ऊपर 387% की जंप, दिस इज अगेन गुड। तो यहाँ पे हमें नंबर तो अच्छे नजर आ रहे हैं YOY बेसिस पे। तो उनका ऐसा क्यों ऐसा आउटलुक आ रहा है। CLSA का कहना है कि जो इनके नंबर आए हैं बिलो आर जो एक्सपेक्टेशन है या फिर एस्टिमेशन है उससे काफी कम आए हैं। अगर हम बात करें इनके जो दो मेजर बिजनेस है, जैसे हमने अभी देखा था ई स्पोर्ट्स और गेमिफाइड की बात करें तो वहां से ई स्पोर्ट्स की बात करें Q1 में 5% की डिप है, क्वार्टरली बेसिस पे 5% की डिप है। वहीं तो दूसरा इनका बिजनेस है ई स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो वहां पे 10% की जंप दिखाई पड़ी। उसके बाद भी इनका जो आउटलुक बन रहा है यहाँ से कि जो हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी, जो एस्टिमेशन रखा था उससे काफी कम है। पहला रीजन तो ये दिया।
दूसरा जो रीजन दिया है, अगर इस कंपनी को ग्लोबल लेवल पे जितने भी गेमिंग कंपनी है उनके साथ कंपेयर किया जाए तो एज ऑफ नाउ इसको काफी ये कंपनी हायर प्रीमियम पे चल रही है। तो दूसरा ये रीजन दिया कि यहां से इसमें कुछ कूल ऑफ होना चाहिए या फिर एक सही वैल्यूएशन पे जब तक कंपनी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने यहां से इस कंपनी के ऊपर एज ऑफ नाउ सेल की रेटिंग भी दी हुई है। सेल की रेटिंग तो दी है, टारगेट भी दिया है। टारगेट जो दिया है 1095 के आसपास दिया है, जो इसका इश्यू प्राइस था 1100 के, उससे भी नीचे दिया है। तो यहां से इनकी क्लियरली जो इनका थॉट समझ में आ रहा है हमें, ये है आपके सामने। अब इसके बाद कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट जो रेशियोज है वहां समझते हैं। सेल्स ग्रोथ कैसी रही है, 5 साल में -12, 3 साल में -15 और 1 साल में यहाँ पे पॉजिटिव में 6 दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही। वाई बेसिस पे जब हमने रिजल्ट देखे थे वहां पर भी हमें कुछ इंप्रूवमेंट दिखा था। अगर फोकस करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, 5 और 3 साल में तो नेगेटिव है, इस साल आपको कुछ दिखाई पड़ रही जंप, ये हमने जस्ट अभी भी देखा था। फोकस करें उसके आरओई के ऊपर, आरओई इसका काफी पुअर है, आप यहाँ देख पाएंगे। 5 साल पहले जरा सा ठीक था, लेकिन अभी तो पिछले 3 और 1 साल में काफी कम हो चुका है। नेक्स्ट फोकस करें आरओसी के ऊपर, अगेन 3 साल और 1 साल में बिल्कुल फ्लैट है, मतलब आपसे कह सकते हो तो काफी बिल्कुल बेसमेंट के आसपास आ चुका है। एंड 5 साल में जरा सा ठीक था, 15 to 16 के आसपास। नेक्स्ट फोकस करते हैं डेट, इसके ऊपर 0 है, ये एक अच्छी बात हो सकती है इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट फोकस करें पब्लिक के पास, 66% प्लस पब्लिक के पास, यानी पब्लिक का काफी इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है। प्रमोटर की बात करें 20+, एंड एफआईएस की ऑलमोस्ट 9 के आसपास, एंड डीआईएस की बात करें 3 के आसपास। यानी सबसे ज्यादा कोई बुलिश के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है पब्लिक। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, मार्च 21 और जून 21 की बात करें, तो प्रमोटर के पास 20 थे, वो उतने ही है। एफआईएस की बात करें 6 से 8 हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 के आसपास हो चुका है। उन्होंने अपनी होल्डिंग को जरा सा बढ़ाया है। वहीं बात करें डीआईएस की, 8 से 3 के आसपास आ चुके हैं, उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। बाकी पब्लिक का इंटरेस्ट तो बढ़ते जा रहा है, 65 से 66 हो चुका है। बात करें म्यूचुअल फंड का, हम यहां देख सकते हैं 4 म्यूचुअल फंड आपके सामने हैं। सबसे पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी के ऊपर, बीएनपी, उसके बाद एसबीआई टेक्नोलॉजी, और उसके बाद कोटक, एंड उसके बाद बड़ौदा मल्टी कैप। ये 4 फंड है एज ऑफ नाउ जिन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको और भी नाम दिखाई पड़ सकते हैं। इन सब के बाद अगर प्लेजिंग के ऊपर बात करें, कोई भी प्लेज नहीं है, ये हमारे लिए दूसरी पॉजिटिव बात हो जाती है इस कंपनी के ऊपर। इन सबके बाद अगर कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर ध्यान दें, कंपनी का जो मैक्सिमम लो था 1432 के आसपास था, एंड जो मैक्सिमम हाई था 2024 के आसपास, और अभी कहां चल रहा है 1729, यानी 1700 के आसपास चल रहा है। एंड अगर सीएलएसए के फॉर्म में देखा जाए तो वहां से ऑलमोस्ट, यहां से आप कह सकते हो उन्होंने जो टारगेट दिया 1100 के आसपास, यानी 1095 का टारगेट दिया है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें ना, ब्रोकर के पास डेफिनेटली ज्यादा नॉलेज तो होती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है और हमसे जल्दी उनके पास होती है, लेकिन कभी भी कंप्लीटली उनके ऊपर भरोसा करना काफी बार बैकफायर हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, इससे पहले जब रिलायंस ने 2300 का लेवल को टच किया था सबसे पहली बार, जब लाइफ टाइम हाई लगाया था, उसके बाद उन्होंने यही जो ब्रोकर थे बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे, उन्होंने 1250 1300 का टारगेट दे दिया था। क्या रिलायंस वहां आज तक आया? आज तक नहीं आया। और भी ऐसे कई एग्जांपल है आपके सामने, अगर आप अपनी रिसर्च करेंगे आपकी लिस्ट बहुत लंबी निकल आएगी कि ब्रोकर के जो टारगेट दिए होते हैं वो कभी मैच नहीं होते, बोथ द साइड, ऊपर भी नीचे भी। इसलिए ना इस वीडियो में हम आपके सामने रिसर्च ओपन करके रख रहे हैं। फाइनल डिसीजन आप ही को लेना है, बाकी हम चार्ट पर तो देखेंगे कहां तक आ सकता है। हमें क्या लगता है, हमें जो भी लगेगा इसके नंबर्स के बेसिस पे लगेगा। नंबर सबसे पहले फोकस कर लेते हैं। 17 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने बैलेंस शीट है। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 में था, 2017 में 61 सीआर, उसके बाद 48 सीआर डिप, उसके बाद 15 अगेन सुपर डिप, और उसके बाद -7 ग्रेट डिप। उसके बाद आप कह सकते हो कुछ रिकवरी हुई है, पॉजिटिव में 39 के आसपास आ चुका है इस साल। यहां से हमें क्या दिखाया, काफी स्विंग दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे बड़े ही है। दूसरी चीज अगर बात करें नेट प्रॉफिट के ऊपर, 61 था 2017 में, उसके बाद 3 ओनली 3 यहां नेट प्रॉफिट, उसका 18 फिर से डिप, -2 और 9, यानी इसमें काफी कम हो चुका है। प्लस जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन भी है, आप इस चीज को जानते हैं। हर रोज कोई नया गेम निकल के आता है, हर रोज कोई नई कंपनी बाहर आ जाती है नए गेम के साथ, इसलिए काफी कंपटीशन इस सेक्टर के ऊपर तो बना ही हुआ है। आई एम श्योर अगर आप इस गेमिंग को, थोड़ा सा मोबाइल गेमर है या फिर आप खेलते हैं, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। इन सब के बाद इसके वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री पी चलिए 23 के आसपास, इसका चला 124। जो पहला रीजन उन्होंने दिया था सीएलएसए की, कि यहां से काफी ग्लोबल लेवल जो अगर कंपेयर करें तो यहां से काफी एक्सपेंसिव दिखाई पड़ रहा है। पहला रीजन ये था, आपको यहाँ पे पी रेशियो के हिसाब से भी दिखाई पड़ रहा है। बाकी ईपीएस की बात करें 13 के आसपास है, एंड डिलीवरी के आज के दिन हुई है 53। डिलीवरी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बाइंग साइड को ही हो रही है, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो।
इन सब के बाद कंपनी के चार्ट के ऊपर फोकस करता हूं। वीकली के चार्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद तभी हम चीजों को ठीक से समझ पाएंगे। चार्ट को हम डिस्कस करें ना, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी प्राइवेट चैनल पे जुड़ने के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसका पार्ट नहीं बने तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। प्राइवेट चैनल पर हम जो रेगुलर बेसिस पे, जो रियल टाइम बेसिस पे जो हमारे पर्सनल ट्रेड होते हैं वो शेयर करते रहते हैं। अगर आपको लगता है यूजफुल, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, वीकली के टाइम फ्रेम में इसका जो इशू प्राइस था ऑलमोस्ट 1100 के आसपास था, एग्जैक्टली याद नहीं है, उसी के आसपास था। वहां से फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक की बात करें, इसने अच्छा एक लाइफ टाइम हाई लगाया था, 2000 के आसपास दिख गया था। और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, स्विंग आया, ऊपर जाने की कोशिश की, अगेन फिर से अपने बॉटम को टेस्ट किया, यहाँ पर फिर से अपने जो हाई को टेस्ट किया, यानी काफी इसमें स्विंग बना हुआ है। पिछले 1 2 3 4 वीक अप रहा और उसके बाद 1 2 3 4 वीक डाउन दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से अब समझ में हमें क्या दिखाई पड़ सकता है, Q1 के नंबर आ चुके हैं। सिर्फ चार्ट के बेसिस पे अगर इसका लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें ना, अभी चला 1700 के आसपास, 1724 के आसपास की इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहां से जो सीएलएसए ने जो टारगेट दिया है, यानी 1095 का, वहां आएगा नहीं आएगा वो इस लेवल के बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे, सिर्फ चार्ट के बेसिस पे। लेकिन अभी क्या दिखाई पड़ रहा है, अभी सबसे पहला जो इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है वो दिस लेवल, ये जो लेवल है। और ये क्या प्राइस दिखाई पड़ रहा है आपको, 1650, यानी 1650 के आसपास का पहला इसका सपोर्ट का काम करेगा। बट एज ऑफ नाउ वीकली के टाइम फ्रेम में काफी वीक दिखाई पड़ रहा है इसका चार्ट, इसलिए यहां से इसमें डेफिनेटली कुछ गिरावट आपको और दिखाई पड़ सकती है। पहली बात तो ये होगी, पहले सपोर्ट की बात करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पहला तो हमने बात की 1650 के आसपास, 1650। सेकंड की बात करें इस लेवल के आसपास, क्या हम बात करें 1500 के आसपास, ये होगा इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास। पहली बार भी जब यहां से आया था इसी लेवल के आसपास, ये था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वहां आया था, थर्ड टाइम, और जब यहां आएगा तो फोर्थ टाइम होगा। उसके बाद ही हम फाइनल बता पाएंगे कि यहां से या फिर रिकवर करेगा या फिर और नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए कभी भी आपको किसी ब्रोकर को एग्जैक्टली बिल्कुल आंख बंद करके पत्थर की लकीर नहीं समझ लेनी चाहिए, ना ही एग्जैक्टली जो हम इस वीडियो में बात करें उसे आपको बिल्कुल फाइनल कर लेना। आपको चीजें हमने आपके सामने रख दी है, आपको अच्छे से डिसीजन लेना है और धीरे धीरे समय के साथ, एकदम से एक रात में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अभी वहां से प्राइस काफी दूर है। बाकी इसके बीच में और भी कई चीजें होंगी, न्यूज आएंगी बहुत सारे, हो सकता है कंपनी कुछ ऐसी एक्विजिशन कर दे, कुछ ऐसी चीजें हो जाए। इसलिए आपको धीरे धीरे इसके ऊपर डिसीजन बनाना है, अगर नजर रखना, अगर आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टेड हैं तो। वनडे के टाइम फ्रेम में समझते हैं। कुछ दिनों पहले शेयर की अगर बात करें, वनडे में अपने जो 20 डे ईएमए है उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है और आज के दिन बिल्कुल इसने टच किया है अपने 50 डे ईएमए को, और जिस हिसाब से कैंडल बनी है ऑलमोस्ट कह सकते हैं उसको एक बियरिश माराबूजी कैंडल बनी हुई है। इसलिए यहां से और भी इसमें गिरावट डेफिनेटली आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए 1500 का लेवल तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या ये उससे नीचे जाएगा या फिर नहीं जाएगा। एज ऑफ नाउ क्या कर सकते हैं, फ्रेश बैंक बिल्कुल इसमें अवॉइड कीजिएगा। प्लस अगर मैं अपना राय यहां से शेयर करके जाऊं, हमारी जो यहां से राय बनती प्लस इस सेगमेंट के ऊपर, एज ऑफ नाउ कोई भी न्यूट्रल है, ना ही बुलिश की तरफ है ना ही बेरिश की तरफ। तो एज ऑफ नाउ जस्ट वेट एंड वॉच की कंडीशन में बने हुए, तो कोई भी इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। हाँ, फोकस पे जरूर है, लेकिन प्राइम फोकस पे बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फोकस पे कि चल क्या रहा है इस इंडस्ट्री के ऊपर और इस शेयर के ऊपर। सो फ्रेश बाइंग के लिए इसमें बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या देखा गया है कि किसी भी शेयर के ऊपर, किसी भी कंपनी के शेयर के ऊपर जब कोई बड़ा प्लेयर इन्वेस्ट करता है तो नेक्स्ट डे ही बहुत सारे रिटेलर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सिर्फ नाम के बेसिस पे हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए इसको अभी एज ऑफ नाउ एवरेजिंग फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, जब तक इसमें कुछ रिवर्सल नहीं दिखाई पड़ता या फिर इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन होना शुरू नहीं करता। चलिए, इस वीडियो में काफी बातें कर ली है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है, प्लस अपना कमेंट हमें जरूर बताइए, जो सीएलएसए ने जो टारगेट दिया है 1095 का, 1100 के आसपास, आपको क्या दिखाई पड़ता है, क्या आते हुए या फिर नहीं दिखाई पड़ता आफ्टर ऑल दिस रिसर्च और कंपनी की या फिर इंडस्ट्री ग्रोथ के बाद। चलिए, आपका कमेंट का वेट करेंगे। थैंक यू सो मच।